नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत की बात। मैं शेखर त्रिवेदी। हमारा पूरा सिस्टम लापरवाहियों से भरा हुआ है। न जाने क्यों हमारी आदत सी बन चुकी है कि जब प्यास लगती है तब हम कुआं खोदने की तैयारी करते हैं। कई बार ऐसी चूक भारी पड़ जाती है। बावजूद इसके न जाने क्यों हमारा सिस्टम सबक लेने को तैयार नहीं। देश के हाई प्रोफाइल और बेहद सुरक्षित मानी जाने वाली इमारतें भी कुछ ऐसी ही लापरवाही का शिकार हो रही हैं। संसद का भवन हो या फिर विधानसभाओं की बिल्डिंग्स या कोर्ट की बिल्डिंग हो, देश में मौजूद इनकी इमारतें लगातार ज्यादातर पुरानी हैं। बावजूद इसके इनकी सुरक्षा मानकों को लेकर अक्सर गंभीरता नहीं दिखती। सवाल यह कि आखिर लापरवाह तंत्र की बीमारी कब दूर होगी? आखिर कब हम वक्त से पहले सबक लेने की आदत डालेंगे? आज सियासत की बात में चर्चा इसी मुद्दे पर। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ इस चर्चा में होंगे हमारे खास मेहमान, देहरादून से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत जी और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार जेपी शुक्ला जी। इससे पहले कि हम चर्चा पर जाएं, नजर डालते हैं उस खबर पर जिस वजह से हमने इस विषय को चुना। संसद भवन में बीते हफ्ते लगातार 2 बार आग लगने की घटनाएं हुई, जिसके बाद अब सवाल न केवल संसद भवन की सुरक्षा इंतजाम पर खड़े हो रहे हैं, बल्कि सवाल उन इमारतों की हिफाजत को लेकर भी खड़े होने लगे हैं जो सुरक्षा मानकों के हिसाब से फिट नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही क्यों बरती जा रही है? संसद भवन परिसर से उठते धुएं की ये तस्वीरें 2 दिन पुरानी हैं, मगर इनसे जो सवाल खड़े हुए हैं उन्हें आसानी से दरकिनार नहीं किया जा सकता। इस आग लगने की घटना के बाद सरकारी कवायद शुरू हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी तलब कर ली है, लेकिन असली सवाल पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं है कि आखिर ऐसी घटनाएं सिर्फ हादसा है या फिर जानबूझकर की जा रही लापरवाही। लापरवाही का सवाल इसलिए क्योंकि पिछले साल नवंबर महीने में मिले एक आरटीआई के जवाब में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई थी। आरटीआई से पता चला था कि संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट की इमारतों में आग से बचने के इंतजाम बेहद खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो 2004 के बाद से इसकी समीक्षा ही नहीं हुई है, जबकि संसद भवन में यह समीक्षा 2013 में हुई थी। आपको बता दें कि इन दोनों इमारतों में आग से बचने के उपायों को लेकर सवाल किए गए थे, जिस पर दिल्ली फायर सर्विसेज ने जवाब देने से मना कर दिया था, जिसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग की फटकार के बाद दिल्ली फायर सर्विस ने ये चौंकाने वाली जानकारी दी थी। सीआईसी ने इसके लिए अग्निशमन विभाग पर तल्ख रुख अपनाया था। आपको बता दें कि संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट की इमारत दोनों ही काफी पुरानी बिल्डिंगें हैं। संसद भवन तो लगभग 87 साल पुराना हो चुका है। मौजूदा संसद भवन को 1912-13 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। इसका निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1927 में पूरा हुआ। उस दौरान इसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। आजादी के बाद इसी बिल्डिंग को भारत का संसद भवन बनाया गया। 87 साल गुजर चुके हैं। बताते हैं इस इमारत की उम्र 100 साल है, यानी इस लिहाज से 13 साल ही बाकी रह गए हैं। संसद भवन के तौर पर अस्तित्व में आने के बाद इस इमारत में कई बार तोड़फोड़ कर नया निर्माण किया गया। एसी वायरिंग का काम भी बड़े पैमाने पर किया गया, जिससे इमारत धीरे धीरे अब कमजोर होने लगी है। संसद के सत्रों के दौरान कई बार ऐसे मौके आए हैं जब सांसदों ने सीलन, पानी भरने या घुटन होने की शिकायतें की हैं। कुछ यही हाल सुप्रीम कोर्ट की इमारत का भी है। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की इमारत 1958 में बनी थी, जिसके बाद वहाँ भी कई तरह के निर्माण हो चुके हैं, कई तरह के बदलाव हो चुके हैं। कायदा ये है कि सभी पुरानी इमारतों की सुरक्षा जांच वक्त वक्त पर होनी चाहिए, लेकिन लापरवाही की इंतहा यहाँ भी नजर आती है। देश में संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अलावा जितने भी विधानसभाओं के भवन हैं या फिर कोर्ट की बिल्डिंग्स हैं, वो सभी बेहद पुरानी हैं। कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। ऐसे में अब जरूरत नए सिरे से सुरक्षा और अग्निशमन के इंतजामों की समीक्षा का है, जो बड़े पैमाने पर करना होगा, क्योंकि संसद भवन में लगी आग से चेतावनी मिली है, जिसे अभी नहीं समझे तो काफी देर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हम रुक करते हैं हमारे खास मेहमानों का। देहरादून से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत जी और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार जेपी शुक्ला जी।
पंत साहब, मैं आपसे चर्चा शुरू करता हूं। क्या वजह है कि ठीक है, देश प्रदेश की चिंताएं तो होती रहती हैं, सरकारें और हमारे अलग अलग पार्टियों के नेता उसकी बात करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जहां वो खुद बैठते हैं उस जगह, उस इमारत की भी अगर वो परवाह नहीं कर सकते तो उनसे देश क्या उम्मीद करे? निश्चित रूप से शेखर जी, जो विषय आप लोगों ने आज उठाया है, ये हम पंत साहब, मैं माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी वजहों से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस आऊंगा आपके पास। हम यही सवाल लेकर के चलते हैं जेपी शुक्ला जी के पास। शुक्ला जी, आपने न जाने कितनी सरकारों को बनते बिगड़ते देखा होगा, कितने वादे सुने होंगे, कितने इरादे जताए गए होंगे जनता के सामने। उन नेताओं की बहुत सारी उम्मीदें जनता ने पाल रखी होंगी, लेकिन बात वही है कि अगर ये खुद जिस इमारत में बैठते हैं उसको अगर व्यवस्थित नहीं रख सकते तो देश कैसे व्यवस्थित रखेंगे? शेखर, बात यह है कि जो सरकारों की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। एक तो इस तरह की घटनाओं का कारण यह है कि सरकार के पास इतना धन नहीं रहता कि वो अपने इच्छानुसार हर चीज पर खर्चा कर सके। तो जब सरकार के प्रायोरिटीज बदल जाती हैं तब वो पैसे को दूसरे मदों पर शिफ्ट कर देते हैं, और जहां पर जरूरत है, पुरानी इमारतें हैं, उनके रख रखाव का पैसा चाहे नए निर्माण में चला जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारी सरकारी इमारतें हैं। अब इमारत एक पुरानी जो है, उसको जो रख रखाव के लिए जो पैसा चाहिए वो तो सरकार देती नहीं, वहां उसकी हालत दिन दिन बिगड़ती जाती है, या जो जरूरी उस संरक्षण के लिए जो कुछ खर्चा होना है, चाहे बिजली के लिए चाहे बाकी चीजों के लिए, वो नहीं होता। वहां पर कोई एयर कंडीशनर भी खराब हो जाते हैं, सब प्लास्टर उखड़ जाता है, उस पर ध्यान नहीं होता। सरकार का कोई नया प्रोजेक्ट इसी बीच में जब अगर आ जाता है जिसको कि वो अपने राजनीतिक कारण से खड़ा करना चाहते हैं तो उस पर पैसा लगा देते हैं। एक तो ये आर्थिक बात भी है। दूसरा, जिसकी जिम्मेवारी होती है वो विभाग, वो भी केवल बड़े का मुंह ताकते हैं, वो भी टेक्निकली पूरी तरह से करेक्ट नहीं होते। तो इस नाते से वो कई कामों में केवल फॉर्मेलिटी करते हैं, फर्ज अदायगी करते हैं, और वो लिख करके भूल जाते हैं कि लिख दिया उन्होंने कि ये डायलिपिडेटेड हो गई है और इसको गिराने की जरूरत है। अब चाहे एक बार एक चिट्ठी लिख करके बोल गए, उसके बाद चाहे वो उसका एक हिस्सा गिर जाए, लोग मर जाएं, तो वो उनको ये कहने को हो जाएगा हमने तो लिख करके दे दिया था। तो इसका कोई एक पक्ष नहीं है। अगर हम एक कारण बताएं तो उसका जो है अति सरलीकरण हो जाएगा। इसके कई कारण है, प्रमुख कारण है इसके राजनीतिक, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं। ठीक है, सरकारें बदलती रहती हैं, आप कह रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास, पंत साहब का रुख कर लेते हैं। पंत साहब, आप अपनी बात को जरूर पूरा करें, और साथ ही अगर आपने शुक्ला जी की बात सुनी हो, उनका कहना है कि ये पूरा मामला अपनी तरह से भी राजनीतिक है, राजनीतिकरण होता रहा है, सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन इस बात की चिंता नहीं हुई कि जहां हम बैठ रहे हैं कम से कम वो जगह अगर ऐतिहासिक है तो भी अदरवाइज भी उसको व्यवस्थित होना चाहिए। देखिए शेखर जी, मैं शुक्ला जी की बात से काफी हद तक सहमत नहीं हूं, क्योंकि विधानसभा सचिवालय हो या लोकसभा सचिवालय हो, इनका ये सेक्रेटरीट का बजटरी प्रोविजन भी अलग होता है, और इसका बजट अलग से पृथक से विधानसभा में और लोकसभा में रखा जाता है। उस बजट के अंदर सरकार जो विधानसभा या लोकसभा की डिमांड्स होती हैं उसको सरकार पूरा करती है, उसके लिए अलग से व्यवस्था होती है। जहां तक इस घटनाक्रम का ताल्लुक है, ये चूंकि भवन बहुत अधिक पुराना है, इस बात को हम सब लोग स्वीकार करते हैं। उस समय एयर कंडीशन की आवश्यकता नहीं थी जब ये भवन बन रहा था। बाद में पुनर्निर्माण होते होते वो एयर कंडीशन भी लगे, और लगातार पुनर्निर्माण के चलते हुए ये बात सही है कि वो जो पुराने भवन हैं, जो आर्किटेक्चरल कंडीशन के हिसाब से अब हमारे लिए संरक्षित, पुरातत्वीय संरक्षित इमारतें होने जा रही हैं, इन सभी भवनों को निश्चित रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता है कि उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मैं जानना चाहूंगा प्रकाश जी कि आपको क्या लगता है, चाहे वो विधानसभा की बात हो या हमारी संसद की बात हो या सुप्रीम कोर्ट की बात हो, ये कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं ही कितनी,
संसद हमारी एक है, सुप्रीम कोर्ट हमारा एक है, जो हमारे राज्य हैं उसमें एक एक विधानसभा है और इसके अलावा एक एक वहां पर कोर्ट की बिल्डिंग है। तो इस तरीके से कुल मिला लें तो भी ये 100 तक नहीं पहुंचता है आंकड़ा। क्या हमारी सरकारों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो इन इमारतों को कम से कम व्यवस्थित रख सकें? और खासतौर से कई तो इसमें ऐतिहासिक हैं। दूसरा, इसी के साथ जोड़ता हूं कि चाहे वो हमारे माननीय विधायक हों या माननीय सांसद हों, जब भी सरकार बदलती है प्रकाश जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि करोड़ों रुपया वो खर्च कर देते हैं उस बंगले में जाने से पहले जो दरअसल उनको अलॉट होता है। क्यों नहीं ये त्याग होता कि साहब हमारा बंगला बने ना बने, जो पहले रहता था वो भी कोई फटे हाल नहीं रहता होगा, हमारी संसद ठीक हो जाए, हमारी विधानसभा ठीक हो जाए, हमारा सुप्रीम कोर्ट ठीक हो जाए, उसकी इमारत ठीक हो जाए। देखिए, जहां तक रखरखाव का प्रश्न है, जब भी सत्र चलता है, नया सेशन जब भी चलता है तो उसका रखरखाव हर बार नया होता है। उसमें चूना वगैरह और व्हाइट वॉशिंग और इत्यादि रंग रोगन वो इत्यादि होता है। और उसके साथ साथ जब जहां आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो डिमांड सचिवालय की होगी, जो डिमांड वो करेगा, छत से नहीं तो ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से लोकसभा सचिवालय की है। वो डिमांड करेगा और उस डिमांड के आधार पर पूरा होगा। ये मैं कह रहा हूं शेखर जी कि इस बात का निश्चित रूप से सबके लिए सबक है कि हम उस बात को दोबारा से परीक्षण करें कि कहां कहां क्या क्या दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों का तत्काल समाधान हो जाए। बजट की कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती, न विधानसभाओं में रहती है न लोकसभा में रहती है। ठीक है, हम इस जगह पर इस बात को पकड़ करके रखते हैं कि इस बात की चिंता होनी चाहिए कि दरअसल समस्या कहां है। हम रुक करते हैं लखनऊ से, जेपी शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हजारों करोड़ के घोटाले हो जाते हैं, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, वो ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव की बातें करती है, बाकायदा उसके लिए अलग से विभाग है, उसका फंड है। क्या वजह है कि हमारे देश में संसद, जहां से देश भर के लिए कानून बनते हैं, एक फाइल अगर चली भी होगी कि भैया उन दरारों को भर दिया जाए, तो भी वो दरारें नहीं भर पाती हैं, वो इमारत सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। सरकारी तंत्र के इससे बड़े दिवालियापन का उदाहरण कोई दूसरा क्या होगा? शेखर, बात यह है कि लोग बदलते रहते हैं। एक ही विभाग में जो चीफ इंजीनियर है वो आज एक आदमी है, कल दूसरा बदल जाता है। तो एक आदमी के जाने के बाद वो जिम्मेदारी भी एक प्रकार से शिफ्ट हो जाती है, दूसरे के पास पहुंच जाती है। यहां तक रखरखाव की बात जैसे आपने अभी पंत जी ने कही, वो बात सही है, मगर उसमें भी अपनी इच्छा अनुसार, अपने जो है शौक के अनुसार कभी बहुत बार काम होते हैं। मैं तो देखता हूं उत्तर प्रदेश विधानसभा में और जो सीटें बदलती हैं, माइक्रोफोन बदलता है, इनमें पैसा इतनी बार परिवर्तन होता है कि आपको कई बार लगता है कि ये बेमतलब का खर्चा हो रहा है। लेकिन जो असली है, जो जहां तक बिल्डिंग के रखरखाव की बात है, अब उसमें तो इंजीनियर उसको देखना पड़ेगा और जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो चीफ इंजीनियर है उसकी जिम्मेवारी होगी। तो ऐसे लगता है कि या तो वो उसकी ठीक से इंस्पेक्शन नहीं करते और उसके बारे में वो ठीक से रिपोर्ट नहीं देते, या अगर वो ठीक से देख करके रिपोर्ट देते हैं तो वो कहां चली जाती हैं, वो संबंधित जब कैबिनेट के लेवल पर जब जाती हैं तो शायद उनके ऊपर में ठीक से डिसीजन नहीं होता या ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा हमको लगता है। बिल्कुल, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरीके से हमारी व्यवस्थाएं हैं उसमें कई बार उसके बड़े खामियाजे हमारे ऊपर देखने को मिलते हैं, हमारे लोग उसमें फंसते हैं, देश की जनता फंसती है और अब तो बात नेताओं के ऊपर आ गई है। लेकिन क्या ये ढर्रा बदलेगा? आज बात हो रही है उन महत्वपूर्ण इमारतों की जहां हमारे चुने हुए नेता बैठते हैं, जहां से देश की जनता न्याय की उम्मीद करती है। संसद और सुप्रीम कोर्ट के बाद जरा एक नजर डाल लेते हैं हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की विधानसभाओं के भवनों पर। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पर जो नुमाइंदगी होती है प्रदेश की जनता की, वो विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य करते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए खासतौर से अगर फायर से सुरक्षा की बात करें, क्या इंतजाम है वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर एक पूरा सिस्टम लगाया गया है जो कि करीब 3 दर्जन इस तरह का पूरा सिस्टम है जो जगह जगह पर लगा है।
इसमें 3 चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रमुख हैं जो लगाई गई हैं। ये जो है ABC फायर एक्सटिंग्विशर इसको कहते हैं। कभी भी जब आग लगे तो तुरंत फायर पे काबू पाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके साथ ही साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये पूरा सिस्टम लगा है, जिसके जरिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो खराब नहीं होते और उनको बिना खराब हुए फायर से बचाया जा सकता है। पहले विधानसभा में हमने देखा था कि बाल्टियां जगह जगह लगी थी जिसमें बालू रखी रहती थी, तो वो पूरा सिस्टम हटा दिया गया है क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड विधानसभा भवन में। जी हां, दिल्ली के संसद भवन में आग का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड विधानसभा भवन की जो आग से संबंधित व्यवस्था है, यानी फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं, तो यहां पर स्थिति कमोबेश दुरुस्त नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये फायर उपकरण है और इसमें जो रिफिलिंग हुई है वो फरवरी माह में हुई है इसी वर्ष, और इसकी जो बदलने जाने की डेट है वो वर्ष 2016 फरवरी है। तो ये समझा जा सकता है कि जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो उत्तराखंड के विधानसभा भवन में तकरीबन सही से उनका पालन किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा वो दिखाए कि ये जो गैलरी है ये विधानसभा भवन की वो गैलरी है जहां पर कि तमाम कैबिनेट मंत्री बैठते हैं। और हमारे साथ खास मेहमान देहरादून से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत जी और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार JP शुक्ला जी हैं। प्रकाश जी, मैं इस आखिरी हिस्से में हूं चर्चा के। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि चाहे वो संसद हो या सुप्रीम कोर्ट हो या विधानसभाएं हो, कम से कम इस बात का ख्याल जरूर कर लेना चाहिए और बाकी चीजों से इसको और ज्यादा तेज करना चाहिए प्रक्रिया को, ताकि यहां कम से कम किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। क्योंकि अगर होगी तो भरोसा, जिस जनता ने जिस भरोसे से जिस किसी भी पार्टी के नेताओं को चुना है, वो भरोसा जनता का बहुत तेज और देर तक टूटा रहेगा। देखिए शेखर जी, 2 पक्ष आपके इस संपूर्ण वार्ता के निकल करके आते हैं। पहला पक्ष तो यह है कि क्या बजटरी प्रोविजन है या नहीं है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा बजटरी प्रोविजन पर्याप्त मात्रा में होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो पक्ष है कि क्या ये व्यवस्था को किस तरह से सुव्यवस्थित किया जा सकता है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें नए क्या उपाय करने चाहिए, इस पक्ष में मैं अपना विषय आपके समक्ष रखूंगा। दोनों रिपोर्ट आपने रखी है। जहां तक फायर फाइटिंग का सवाल है, आप देखेंगे कि संसद भवन में 2:20 पे अलार्म बजा फायर का और उसके तत्काल बाद 10 मिनट के अंदर अंदर उसको नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया गया था और 2:50 में वो नियंत्रित कर लिया गया था। अर्थात फायर सिस्टम फुल प्रूफ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सवाल क्या है कि आखिर घटना क्यों हुई और उसकी पुनरावृत्ति किस तरह से न हो, उसको रोकने का विषय, इसके बारे में समीक्षा करने की आवश्यकता है कि हमारे जितने भी पुराने भवन हैं, पुरानी इमारतें हैं, जो अब पुरातात्विक महत्व की हो चुकी हैं, जिसमें भले ही उत्तर प्रदेश का भवन हो या लोकसभा हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये सभी भवनें निश्चित रूप से इनका विचार करना चाहिए कि ये बार बार पुनर्निर्माण के चलते हुए ये भवन कमजोर तो नहीं हो रहे हैं और इनको देखरेख करने की आवश्यकता होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह का घटनाक्रम न हो। इसलिए हम सब लोगों को इसके प्रति प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल शुक्ला जी का हम रुख कर लेते हैं। शुक्ला जी, कम से कम 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनका जिक्र बीते दिनों मीडिया में हुआ, एक गुजरात की विधानसभा और इसके अलावा तमिलनाडु में जिसे अब अस्पताल का रूप दे दिया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि दरअसल कुछ भवन ऐसे होने चाहिए जो सियासत से परे हो, और क्या फर्क पड़ता है कि किसी भी पार्टी ने उसको बनाया हो या फिर उसकी जो देखरेख है कौन सरकार में बैठा, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर इमारत है, धरोहर है, तो कम से कम सरकारी जो अमला है, जो ढर्रा है, उसको बदलने का प्रयास तुरंत होना चाहिए। शेखर, बिल्कुल बात सही है। ये जो पुराने भवन हैं, इनकी देखरेख के संबंध में 2 प्रकार से निर्णय लिया जाना चाहिए। एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए वो इमारत बनी, उस वक्त उसको बनाने में जिस प्रकार की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया और जो इंजीनियरिंग के उस स्टैंडर्ड उस समय मौजूद थे, उससे उस इमारत की क्या आयु है और आज के समय क्या स्थिति है, उसको क्या किया जाए, ये तो एक लॉन्ग टर्म परसेप्शन के आधार पर आकलन होना चाहिए। दूसरा शॉर्ट टर्म आधार पर होना चाहिए कि वहां का रख रखाव की क्या स्थिति है। दोनों में से किसी बात को अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। और अगर किसी बिल्डिंग के बारे में ऐसा समझा जाता है कि इसकी आयु पूरी हो चुकी है,
यहाँ पर इसको वर्तमान रूप में वो जिस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए या उसको संरक्षित इमारत के रूप में बदल दिया जाना चाहिए। तो एक तरफा इसमें डिसीजन नहीं होना चाहिए और वैज्ञानिक आधार पर इसका निरीक्षण होना चाहिए। इसका राजनीतिज्ञों के हाथ में नहीं, बल्कि केवल जो है वैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके ही हाथ में ये बात होनी चाहिए, इसका निर्णय कि वो कौन से लॉन्ग टर्म और कौन से शॉर्ट टर्म स्टेप्स लें ताकि इस तरह के ऐसी इमारतें सुरक्षित रहें। बहुत शुक्रिया शुक्ला जी आपका भी, और पंत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेबाकी से आज हमारे दोनों मेहमानों ने अपनी बातों को रखा है। सियासत में कहते हैं कि जो मुर्दा हैं वो भी कभी गाड़े नहीं जाते ताकि वक्त आने पर वो बोलें, लेकिन बोलेंगे तब जब ये इमारतें कम से कम बोलने लायक रहेंगी, क्योंकि यहां पर बोली हुई बात ही सियासत में वो मायने रखती है, वो मुकाम चढ़ाती है जिससे हम रोजाना इस तरीके की सियासत की बात करते हैं। जब वो जगह ही नहीं रहेगी या सुरक्षा वहां की ही नहीं होगी तो फिर क्या सियासत और क्या सियासत की बात। नमस्कार।